वैल्यूज को जो आपको अच्छी लगती है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखा हुआ है। होप सो कि आपको दोनों में से एक जरूर पता चलेगा कि उसका अर्थ क्या है, और सिंपली आप टिक करते जाना कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपका पहला टास्क है कि आपको सिंपली टिक करना है आपको क्या अच्छा लगता है इनमें से, और अल्टीमेटली डबल टिक करके टॉप 10 वैल्यूज आपके जीवन की आपको निकालनी है। अंदर से थोड़ा झांक करके देखिए कि आप सच में उसको प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने इक्वालिटी को टिक किया है, तो थोड़ा सा सोच के देखिए कि क्या आप बिहेवियर में सच में इक्वालिटी को प्रायोरिटी देते हैं। इसमें यह नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगता है, इसमें यह है कि बिहेवियर में आप क्या दिखाते हैं। हाँ, मुझे इक्वालिटी की बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या बिहेवियर में मैं सच में समझती हूँ कि बॉयज एंड गर्ल्स या गरीब अमीर ये सब इक्वल है, या इस प्रकार का मेरा एक दृष्टिकोण रहता है, तो फिर उसको आप टिक कर सकते हैं। तो ऐसे जो आपको अच्छा लगता है उसको आप टिक कीजिए, जो आपके बिहेवियर में आपको दिखता है। किसी को कुछ अगर क्वेश्चन है तो ये सेशन ही इंटरैक्टिव है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, किसी चीज का मीनिंग पता नहीं चल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दीदी, हमने 5 वैल्यू आपने कही थी, लेकिन टिक मार्क आपने बोला है कि डबल लगाइए, तो 5 वैल्यूज को हम वो अपने पेज जो आपने भेजे हैं उस पे 5 वैल्यू लिखनी है कि अब 10 लिखनी है दीदी? 10 लिखनी है, 10 लिखनी है। आप पहले तो ये पेज पर टिक कीजिए और इसमें से 10 निकालिए, कोई भी 10 वैल्यूज निकालिए। ओके, ओम उसमें शांति। से 5 निकल के आएंगे बाद में, जब हम एक्टिविटी को पूरा करेंगे तो 5 निकलेगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ 10 लिखनी है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। दीदी मैं 5 मिनट लेट ज्वाइन हुई हूँ, थोड़ा मेरे को समराइज करेंगे क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है वैल्यूज का एक लिस्ट है, होप सो कि आपके पास उसका प्रिंट आउट होगा। अगर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा जूम करके इसमें आप देख सकते हैं और आप डायरी में लिख सकते हैं। आपको इसमें से कोई भी 10 वैल्यूज जो आपको अच्छी लगती है और आप समझते हैं कि आपके बिहेवियर में है, उसको आपको टिक करना है। ठीक है। कोई भी 10 वैल्यूज जो आप समझते हैं कि आप में है, आपके बिहेवियर में है, तो फिर आपको टिक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ह्यूमर है, तो सेंस ऑफ ह्यूमर की हम बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपको जोक सुनना अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपके बिहेवियर में है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रांग है, तो आप उसको टिक कीजिए। तो थोड़ा सा सोच समझ के टिक कीजिएगा, क्योंकि इसी से फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाकी जो भी वैल्यूज है उसके ऊपर हम वर्क नहीं करने वाले, हम सिर्फ ये टॉप 10 पर वर्क करने वाले। तो इसलिए आप सोच समझ करके वो वैल्यूज जो है उसको ये कीजिए। इसमें है, और खुद के साथ सच रहिएगा। जैसे इसमें है रिलैक्सेशन, हो सकता है कि आप इस टाइप की पर्सनालिटी है कि अपने आराम को, अपने रिलैक्सेशन को आप बहुत महत्व देते हैं आपकी दिनचर्या में, तो जरूर आप उसको लिखिए। इसमें कोई भी वैल्यू गलत नहीं है, कोई भी प्रेफरेंस गलत नहीं है। ओम शांति दीदी, इमेजिनेशन का एक बार बताइए ना। इमेजिनेशन मतलब आपको कल्पना करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप सोचते हैं तो कल्पना में, बहुत सारे लोग हैं जो फैंटेसी में जीते हैं, तो उस टाइप का कि कल्पना करना आपको बहुत अच्छा लगता है। इमेजिनेशन इज डिफरेंट थिंग एंड क्रिएटिविटी इज अ डिफरेंट थिंग। क्रिएटिव मतलब आप न्यूनेस करना या समथिंग क्रिएटिव करना अच्छा लगता है। तो इसमें ऐसे कुछ है वैल्यूज जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई लगती है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। अब आपके पास सेकंड पेज होगा, जो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं उनके लिए हम एक बार फिर से पीपीटी में जाते हैं। आपके पास सेकंड पेज मिला हुआ है। दिस वन, राइट, माय वैल्यूज एंड माय मीनिंग। इस प्रकार से सिंपल 10 कॉलम्स है, जिसमें आपको वो 10 वैल्यूज लिखनी है। जो आपने टिक की है 10 वैल्यूज, वो आपको लिखनी है।
और एक एक वैल्यू का आपके लिए क्या मीनिंग है वो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर मेडिटेशन लिखा है तो व्हाट इज द मीनिंग फॉर यू द मेडिटेशन। मेडिटेशन आप किसको मानते हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको 1 and 2 सेंटेंस में मीनिंग लिखना है। आप आपके समझ के अनुसार वर्ड्स में मीनिंग लिख सकते हैं, लेकिन ये मीनिंग की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑनेस्टी ये वैल्यू लिखी है, तो आपके लिए ऑनेस्टी क्या है? खुद के साथ सच रहना, खुद के काम के साथ सच रहना, खुद के पढ़ाई के साथ सच रहना, पेरेंट्स के साथ सच रहना, आपके जूनियर या सीनियर जो भी है उनके साथ सच रहना, या सभी के साथ सच रहना। तो आपके लिए ऑनेस्टी का मीनिंग क्या है? ये मीनिंग जो है वो बहुत सोच समझ करके लिखिए। किसी ने अगर केयरिंग ये वैल्यू लिखी है तो व्हाट इज द केयरिंग फॉर मी, किसकी परवाह करना, कहाँ तक परवाह करना। तो ये जो मीनिंग है वो खुद के जो भी वैल्यूज है उसको देख करके लिखिए, क्योंकि आपके कोई वैल्यू आपकी और मेरी सेम हो सकती है, लेकिन उसका मीनिंग मेरे लिए और आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। तो मेरे लिए उस शब्द का, उस वैल्यू का क्या मीनिंग है वो आपको लिखना है। बहुत सोच समझ के, लेकिन थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि हम टाइमली इस एक्टिविटी को पूरा करना चाहेंगे। तो इसके लिए सोच समझ के, लेकिन वैल्यूज का मीनिंग जो है वो लिखते चाहिए। टॉप 10 वैल्यूज जो है आपकी, उसका आपके लिए मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने नॉलेज लिखा है, तो नॉलेज का मीनिंग मेरे लिए क्या है? बुक्स पढ़ना, गूगल पे सर्च करना, या जो ट्रू नॉलेज है, जिंदगी जीने के लिए जो सच्चा नॉलेज है, सच्चा ज्ञान हमें चाहिए, उसकी तलाश करना, या नॉलेज को अप्लाई करना। तो इस प्रकार से आप नॉलेज किसको समझते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंस लिखते हैं तो इंडिपेंडेंस की आपके जीवन में क्या मीनिंग है, आपको मतलब किस चीज को आप स्वतंत्रता समझते हैं, तो ये आपको लिखना है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको आपके जीवन में उस वैल्यू का आपके लिए क्या मीनिंग है वो लिखना है। जरूरी नहीं है कि उस वैल्यू का मीनिंग दूसरे इंसान के लिए समान हो। आप में से जिनका जिनका हो जाएगा वो थम्स अप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स का अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जूम के चैट पे आप थम्स अप कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं।
someone joined just now. So आपके लिए थोड़ा सा फास्टली हम एक्सप्लेन करेंगे। आपके पास एक वैल्यूज की लिस्ट भेजी थी, उसमें से टॉप 10 वैल्यूज आपको चूज करनी है। एक लिस्ट भेजी थी आपके पास पहले यूथ विंग के द्वारा, और होपफुली कि वो आपने प्रिंट की होगी। तो आपको टॉप 10 वैल्यूज उसमें से चूज करनी है, और वो टॉप 10 वैल्यूज जो चूज की है, अभी स्क्रीन पर जो एक शेयरिंग किया हुआ है स्लाइड, तो सेम वैसा ही एक प्रिंट आपके लिए भेजा गया था, माय वैल्यूज एंड माय मीनिंग। तो उसमें वो टॉप 10 वैल्यूज लिखनी है और उसका मीनिंग लिखना है। तो यहाँ तक सभी पहुंचे हुए हैं, तो जो भी अभी ज्वाइन किए हैं, सो प्लीज आप ये एक्टिविटी थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। आपके लिस्ट में से टॉप 10 वैल्यूज आप चूज कीजिए, और उसके बाद फिर आप उनका मीनिंग लिखिए कि आपके लिए उस वैल्यू का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे कहा था कि सोचिए कि आपने वैल्यू चूज की है फ्रीडम। तो व्हाट इज द फ्रीडम फॉर यू? आप किस चीज के लिए फ्रीडम समझते हैं कि वो होना चाहिए? या आपने चूज किया है कि निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस। तो निस्वार्थता का आपका जीवन में क्या अर्थ है? सेफ्टी, सुरक्षा, उसका आपका जीवन में क्या अर्थ है? तो इस प्रकार से आपको अर्थ लिखना है उस टॉप 10 वैल्यूज का। The first step is choose the top 10 values, and the second step is the writing the meaning of that value. 3 participants का हो चुका है। आगे का जो एनालिसिस है उसके लिए हमें टाइम चाहिए, इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा हम अपने आप को और फोकस्ड करके और एकाग्र करके और एनर्जेटिक होके फास्ट करेंगे। 4 पार्टिसिपेंट्स का हो चुका है। 5 पार्टिसिपेंट्स, वाव, ग्रेट। बहुत सारे हैं जिनका लगभग हो चुका है, तो इनके लिए हम आगे बढ़ते हैं। और चलिए, अब आगे का जो है वो आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी लिख रहे हैं अभी, आप लिखना बंद कीजिए, क्योंकि आपको पता है, वैसे आपने अगर वो वैल्यू को चूज किया है तो आपको पता है कि उसका मीनिंग आपके लिए क्या है। लेकिन इसको कभी एक बार बैठ के ये चार्ट को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते, आगे का हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। आगे इस प्रकार से आपको एक चार्ट दिया हुआ है, राइट? इस चार्ट के बिना ये एक्टिविटी कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। और इस प्रकार से आपको एक चार्ट दिया है। अब आपका फर्स्ट टास्क ये है कि आपको जो भी टॉप 10 वैल्यूज आपने चूज की है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका पूरा A to Z ऐसे इस तरह से कॉलम है, तो वो 10 वैल्यूज आपको यहाँ पर एक के बाद लिखनी है। क्रम कोई भी हो सकता है, लेकिन A to Z आपको ये 10 वैल्यूज जो है वो लिखनी है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखा रहे हैं कि लिखी हुई है, सारी वैल्यूज जो है वो लिखी हुई है। तो वैसे आपको लेफ्ट कॉलम में और ऊपर में एक कॉलम दिख रहा है A to Z, तो वैसे ही जो क्रम आप A to Z यहाँ पर लिख रहे हैं, वैसा ही क्रम वहां पर लिखेंगे A to Z। तो 2 बार आपको एक वैल्यू लिखनी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जिस प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड में हमने लिखा हुआ आपको दिखाया है। ध्यान रखिएगा कि जो वर्टिकल क्रम जो है, सीक्वेंस जो है A to Z का, जो सीक्वेंस आप लिख रहे हैं वही सीक्वेंस आपको हॉरिजॉन्टल लिखना है ऊपर में। सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, मतलब A में जो आपने वैल्यू लिखी है वही वैल्यू ऊपर के A में भी आएगी।
और हाफ एन मिनट हम लेंगे, इसको बस हमें कॉपी पेस्ट ही करना है, तो आगे बढ़ेंगे हम। क्रम चेंज नहीं करना है, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। जिस प्रकार से स्लाइड में दिखाया हुआ है कि जो वैल्यूज हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है, सेम वही सीक्वेंस वर्टिकली लिखा हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत मजेदार चीज हमें करनी है और खुद के साथ क्वेश्चन करना है। आपको करना यह है कि इसमें जो कॉलम सारे आपको दिख रहे हैं, जो भी स्क्वायर्स है, तो कुछ ब्लैक है, तो ब्लैक को तो हमें भरना नहीं है, व्हाइट जो है वो उसको भरना है हमें कंपैरिजन के द्वारा। तो करना यह है कि टू मिनट्स प्लीज। ओके, जिनका हो चुका है उनके लिए एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये बार बार हमें एक्सप्लेन करना होगा, तो इसलिए जिनका हो चुका है उनके लिए आगे की एक स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। करना यह है आपको कि हम यहाँ पर हमारा जो कर्सर है वो घुमा रहे हैं। तो फर्स्ट ए जो है वर्टिकली, फर्स्ट ए का कॉलम जो है कैरिंग, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो वो कैरिंग जो है, तो आपको ये जो फर्स्ट कॉलम है वर्टिकली, ये जो फर्स्ट कॉलम है उसको आपको भरना है। ए का जो फर्स्ट कॉलम है, उभा ए चा कॉलम, जो खड़ा वाला ए का कॉलम है वो आपको भरना है। कैसे भरेंगे? तो फर्स्ट ए का कॉलम जो है उसमें ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये कैरिंग है, और यहाँ पर आपको उसका ये जो सीक्वेंस है, ये जो कॉलम है जहां पर हमने अभी कर्सर रखा हुआ है, आप थोड़ा सा अपने मोबाइल का स्क्रीन जो है वो वाइट करते हुए देखिएगा। इसमें आपको ए या बी में से कुछ डालना है, क्योंकि वर्टिकली आपको ए दिख रहा है और हॉरिजॉन्टली आपको बी दिख रहा है। एक ही वैल्यू है कैरिंग और हॉरिजॉन्टली है ग्रेटिट्यूड, जो हमने प्लेस की हुई है। आपके केस में वर्टिकली जो है और हॉरिजॉन्टली जो है, तो उसको आपको कंपेयर करना है और सोचना है कि जीवन की ऐसी कुछ सिचुएशन आए जिसमें मुझे ये दोनों में से एक को चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो वैल्यूज है, जैसे मैंने दिखाई है, परवाह करना और कृतज्ञता। तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ आए कि जिसमें मुझे एक को चूज करना है, तो मैं क्या करूंगी? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पेरेंट हूँ और मुझे स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ने की जिम्मेदारी है, और साथ ही में उसी दिन मेरे जो पेरेंट्स थे, या मेरे जो सोचिए कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है, उनको हॉस्पिटलाइज करना है किसी कारण से, उनका चेकअप है या कुछ डेली, मतलब हॉस्पिटल में लेके जाना है। अब बच्चों के लिए मेरी परवाह है, और जो मेरे एल्डर्स है, एल्डर पेरेंट्स है, उनके लिए मेरा कृतज्ञता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा चांस है कि उनके साथ में हॉस्पिटल में जाऊं और अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करूं। तो दोनों में से मैं क्या चूज करूंगी? इसको मुझे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चूज करती हूँ कि नहीं, बच्चों का स्कूल इंपॉर्टेंट है, उनकी परवाह करना इंपॉर्टेंट है, तो मैं केयरिंग को चूज करूंगी, तो मैं यहाँ पर ए लिखूंगी। और अगर मैं चूज करती हूँ कि नहीं, पेरेंट्स को हॉस्पिटल में लेके जाना, जो एल्डर है उनको लेके जाना, क्योंकि वो खुद से जा नहीं सकते, तो इसलिए मुझे एक ही चांस अभी जैसे ये मिला हुआ है बहुत दिन के बाद, तो मैं ये मिस नहीं करना चाहती। तो बच्चों का एक दिन स्कूल मिस हुआ तो कोई बात नहीं, मैं ग्रेटिट्यूड को चूज करने वाली हूँ, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर बी लिखूंगी। तो आपको आपके जीवन को साक्षी रखते हुए इस ए जो वैल्यू है, ए के कॉलम में आपकी कोई भी XYZ वैल्यू है, इसके साथ अभी बी का कॉलम जो है हॉरिजॉन्टली, उसको कंपेयर करते हुए यहाँ पर जो आप चूज करेंगे वो ए या बी के फॉर्म में आपको लिखना है। इसमें एक मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यूज जो है उसके भी अल्फाबेट्स ABCD से शुरू होते हैं, तो कई बार हम जब कंपैरिजन करते हैं तो गलती से C लिख देते हैं केयरिंग का, या G ग्रेटिट्यूड का लिख देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको ये जो कॉलम में ABCD दिया हुआ है, तो आपको उस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया कि मैं ग्रेटिट्यूड को चूज करूंगी। किसी भी बार मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई जिसमें मुझे केयरिंग या ग्रेटिट्यूड को चूज करना है, तो मैं ग्रेटिट्यूड को चूज करूंगी, तो मैं यहाँ पर बी लिखूंगी। तो समझ में आया? कोई क्वेश्चन? किस प्रकार से आपको कंपेयर करना है?
तो जैसे हमने ये कॉलम फिल किया हुआ आपके साथ दिखाई दे सामने रखा है कि जिसमें ए की वैल्यू जो है कैरिंग, उसके साथ हमने धीरे धीरे सारे नीचे वो वैल्यूज जो है वो कंपेयर किए। फिर से एक बार हम एक्सप्लेन करेंगे जरूर। आपको करना ये है कि हॉरिजॉन्टली आपको जाना है। पहले नंबर में आपकी वैल्यू है ए के ऊपर XYZ जो आपने लिखी हुई है। हमारे केस में हमने सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाने के लिए केयरिंग लिखा हुआ है। अब इस ए को आपको जैसे जैसे हम स्क्रॉल घुमा रहे हैं एक एक के साथ कंपेयर करना है। जैसे हमने यहाँ पर ए के साथ बी को कंपेयर किया, ग्रेटिट्यूड को और केयरिंग को, एंड व्हाट आई विल चूज, सो आई डिसाइडेड कि आई विल चूज ग्रेटिट्यूड, मतलब हम कृतज्ञता को चूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पर बी लिख दिया। सेम केस मुझे ये ए का कॉलम कंप्लीट करना है, तो केयरिंग के साथ मैंने डिसिप्लिन को कंपेयर किया और मैंने चूज किया डिसिप्लिन को, तो मैंने सी लिखा। केयरिंग के साथ मैंने जेनरोसिटी को कंपेयर किया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी कि मैं सॉरी यहाँ पर डी लिखना है मुझे। तो ये जैसे हमने कहा कि ये एक मिस्टेक हो सकती है कि हम गलती से अल्फाबेट लिख दे जो वैल्यू का है, लेकिन हमें ABCD के फॉर्म में लिखना है। तो ये मिस्टेक भी हमें ध्यान में रखते हुए ये काम करना है। आपको सिंपली कंपेयर करना है कि आप क्या चूज करेंगे। संजय मराठे भाई साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया है। शायद उनका कंप्लीट हो गया होगा, ऐसा हमें लग रहा है। ओके, ठीक। जी नहीं भाई साहब, मैंने भर रहा हूँ मैं अभी। जी जी ठीक है। हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो आपको इस तरह से ए का कॉलम कंप्लीट करना है। धीरे धीरे एक एक वैल्यू को आपको ए के कॉलम के साथ, ए के कॉलम में जो वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करना है। जो ये कॉलम कंप्लीट कर चुके हैं, सेम कॉलम बी का आप वर्टिकली कंप्लीट कीजिए। बी के साथ आपकी जो भी वैल्यू है उसको वर्टिकली आप कंप्लीट कीजिए। अब बी के कॉलम में आइए सभी और बी का कॉलम कंप्लीट कीजिए। अपने जीवन में थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि ये दोनों वैल्यू में से मुझे एक कोई प्रेफरेंस करना है तो मैं क्या करूंगी, और उसके अनुसार आपको वो वैल्यू को प्रेफर करते हुए यहाँ पर उसका ABCD के फॉर्म में आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि आपके सामने सिचुएशन है, आपकी वैल्यू है फ्रेंडलीनेस, आपको मित्रता बहुत पसंद है, और साथ ही में आपकी वैल्यू है फैमिली टाइम आपको पसंद है। अभी दोनों में से एक चूज करना है, या तो फ्रेंड्स के साथ पिकनिक में जाना या फैमिली फंक्शन करना, तो आप क्या चूज करेंगे? तो सोचिए कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यहाँ के कोई भी प्रेफरेंस गलत है ही नहीं, सारे ही सही है, बस आप किसको प्रेफर करते हैं वो आपको लिखना है। तो जैसे हमारे केस में, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है बी के केस में ग्रेटिट्यूड, और उसको मुझे अभी सी के साथ कंपेयर करना होगा, तो मुझे ये कॉलम भरना होगा कि ग्रेटिट्यूड या डिसिप्लिन, मैं किसको चूज करूंगी, और वो मुझे यहाँ पर लिखना है। सेम चीज ग्रेटिट्यूड और जेनरोसिटी, तो ये वाला जो कॉलम है जहां पर मैं कर्सर अभी देख रही हूँ, तो उसको मैं फोकस करते हुए उसमें मैं लिखूंगी बी या डी। फिर बी और ई, ग्रेटिट्यूड या हार्मनी, मैं किसको चूज करूंगी, ग्रेटिट्यूड या ऑनेस्टी, तो मैं बी या एफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑनेस्टी को चूज करती हूँ तो मैं यहाँ पर एफ लिखूंगी। तो इस प्रकार से आपको ABCD के फॉर्म में ही ये सब कुछ भरना है। तो इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, जैसे हमने कहा कि ये सारी जो वैल्यूज है अल्फाबेट से शुरू होती है, तो बहुत बार हम उसका ही अल्फाबेट लिखते हैं, तो जानबूझ के यहाँ पर हमने मिस्टेक भी दिखाई है। एक एक कॉलम में लास्ट में हमने यहाँ पर R लिखा हुआ है, तो ये R जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, लेकिन मुझे लिखना है वो J के फॉर्म में, क्योंकि J के कॉलम में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बाद में काउंटिंग करते समय उसका प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर R नहीं लिखना था, मुझे J लिखना था। तो ABCD के फॉर्म में ही आप सब लिखिएगा।
कि आप क्या चूज करेंगे। और ऐसे ही बी का कॉलम कंप्लीट होने के बाद आपको सी का कॉलम कंप्लीट करना है, डी का करना है, ई का करना है, इस तरह से सारे कॉलम्स कंप्लीट करने। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, हर एक वैल्यू को, आपके टॉप 10 के हर एक वैल्यू को हर एक दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं और चूज कर रहे हैं कि इन दोनों में से मैं क्या सिलेक्ट करूंगी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बेशक पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एनालिटिकल है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। होप सो सभी को समझ में आया होगा। फिर एक बार हम समझाएंगे, क्योंकि चैट में कुछ ना कुछ आ रहा है, कि फिर से एक बार समझाइए। आपको एक एक वर्टिकल कॉलम लेना है और जो ब्लैंक कॉलम है, जो व्हाइट कॉलम है, वो आपको भरने हैं। तो हर एक कॉलम में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक वैल्यू के साथ वो जोड़ता है। जैसे यहाँ पर ये जो कॉलम है, मैं ब्लैंक में यहाँ पर कर्सर घुमा रही हूँ, वर्टिकली वो जोड़ता है मुझे बी के साथ और हॉरिजॉन्टली जोड़ता है डिसिप्लिन सी के साथ। तो आपको ये बी या सी में से क्या आप चूज करेंगे। सोचिए कि आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें से ये दोनों वैल्यूज में से आपको एक चूज करना है। जैसे कि हमारे केस में ये दोनों में वैल्यूज है ग्रेटिट्यूड और डिसिप्लिन। तो सोचिए मैं अगर ग्रेटिट्यूड को चूज करती हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुझे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है और वो डिसिप्लिन के खिलाफ है, तो मैं क्या चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल हम में से कोई है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है और कंपनी में काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, या हम स्कूल कॉलेजेस में है और काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। कोई टीचर है जो एकदम डिसिप्लिन है, उनको ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे जीवन में बहुत इम्पैक्ट है। और कोई अच्छा दिन है जिसमें उनको शुक्रिया करने का हमें चांस है, तो मैं ग्रेटिट्यूड को सिलेक्ट करूंगी, डिसिप्लिन को साइड में रखूंगी। तो इसलिए मैं चूज करूंगी ग्रेटिट्यूड को। तो मैं यहाँ पर बी लिखूंगी, क्योंकि बी को मैंने सी के साथ कंपेयर किया और मुझे आंसर मिला कि मैं बी अर्थात ग्रेटिट्यूड को चूज करने वाली, तो मैं यहाँ पर बी लिखूंगी। सेम फिर नेक्स्ट मैं ग्रेटिट्यूड को जेनरोसिटी के साथ, मतलब बी और डी का कंपैरिजन करूंगी, और जो मेरा कंपैरिजन फाइनल आएगा वो वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगी अल्फाबेटिकल फॉर्म में, बी के फॉर्म में या डी के फॉर्म में। सोचिए कि मैं जेनरोसिटी को अगर चूज करती हूँ तो मैं यहाँ पर डी लिखूंगी। तो इस प्रकार से आपको एक एक कॉलम को भरते जाना है। थोड़ा सा ये ऑनलाइन हम भी फर्स्ट टाइम करा रहे हैं, इसीलिए आपको सारा मटेरियल दिया था। इसके पहले हमने जो भी इसके सेशंस कराए हैं, और हमसे काफी सारे सीनियर्स को हमने ये सेशन कराए हैं कंपनी में या हमारे संस्था में भी, लेकिन ऑफलाइन कराए थे, इंटरैक्टिव था, तो इसलिए समझाने में थोड़ी आसानी होती थी। फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको ठीक से समझ में आए, और इसीलिए आप स्क्रीन को अगर समझ में नहीं आता है तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये भरा हुआ है। तो ऐसे एक एक करके आपको वर्टिकली सारे कॉलम्स को कंप्लीट करना है। बी का कॉलम कंप्लीट किया, फिर सी का कॉलम करना है, डी का कॉलम करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका कंपैरिजन जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले वैल्यूज में दो वैल्यूज को कंपेयर कर लिया है। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, हर एक वैल्यू को हर दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और उन दोनों में से आप क्या चूज करेंगे वो आप चूज कर रहे हैं। ये कंपैरिजन ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये हम बहुत ध्यान से करेंगे, इसको अच्छी तरह से टाइम भी लेंगे। अभी भी किसी को डाउट है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। मोस्टली सभी समझ रहे हैं और सभी कर रहे हैं, इसलिए अभी हम साइलेंट रहेंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डालिए, फिर हम आंसर करेंगे।
लेकिन बहुत अंदर से दिल से खुद के साथ पूछते हुए आप कंपैरिजन कीजिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये कंपैरिजन। जैसे सोचिए कि आपको हार्मनी और ऑनेस्टी में कुछ चूज करना है, तो आप क्या चूज करेंगे? तो इस प्रकार से आपको ये कंपैरिजन करना है। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर देंगे, ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोचिए कि आपके फ्रेंडशिप में एक फ्रेंड है जिसका आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है कि आप उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, आप उनके साथ मस्ती करते हैं, आप उनका सब कुछ सुनते हैं। और जैसे लास्ट टाइम भी हमने एग्जांपल यही दिया था कि वो फ्रेंड किसी एडिक्शन के खाई में गिरते जा रहे हैं और ये आपको पता चला है। तो आप उस ट्रस्ट को ब्रेक करते हुए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हुए क्या उसके लिए स्टेप उठाएंगे, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे? तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज कर रहे हैं और आप ट्रस्ट वर्दी रहते हुए अपने लेवल में फिर कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रस्ट ब्रेक नहीं होने देंगे। उनका जो भी आपके प्रति जो विश्वास है वो कभी भी ब्रेक नहीं होने देंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए तो आप ट्रस्ट को चूज करेंगे। सो नथिंग इज मतलब कोई भी चीज गलत नहीं है इसमें, नथिंग इज रॉन्ग। लेकिन आप क्या चूज करते हैं वो आपके लिए सही है। इसीलिए अपने आप से क्वेश्चन करना है कि अगर मेरे सामने ये दो वैल्यूज में से एक वैल्यू को चूज करने की सिचुएशन आई तो मैं क्या चूज करूं, और वो चूजिंग जो रहेगा आपका फाइनल आंसर वो आपको यहाँ पर लिखना है। ध्यान रखिएगा कि वैल्यूज के अल्फाबेट्स नहीं लिखिएगा, जैसे ग्रेटिट्यूड का जी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का आर। कई बार हम एनालिसिस करते करते ये लिख देते हैं, लेकिन आपको उसके अल्फाबेट का जो सिंबॉलिक एबीसीडी में हमने जो लिखा है वो आपको लिखना है। तो ये स्पेशली ध्यान आपको रखना है। तो अभी कार्ड भरने के बाद इस प्रकार से आपका चार्ट आएगा। सारे कॉलम्स आपके एबीसीडी के फॉर्म के अल्फाबेट में भरे हुए हैं। तो इस प्रकार का आपका चार्ट आएगा। फिर से एक बार जिनका हो चुका है वो हैंड रेज करने का मदद करें ताकि हम आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत सारे हैं जिनका हो चुका है। तो अभी जिनका हो चुका है आप बाकी के जो है वो करिए, ठीक से टाइम लेते हुए करिए। जिनका हो चुका है उनके लिए आगे का हम बता देते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कि ये जो कॉलम आपने भरे हुए हैं, जो आपने भरे हुए कॉलम है उसमें से आपको ए कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं वो काउंट करने हैं। डबल डबल काउंटिंग कीजिए आप, क्योंकि हो सकता है कई बार हमें काउंटिंग में मिस्टेक होती है। तो जैसे हमने यहाँ पर काउंट्स लिखे हुए हैं स्क्रीन शेयरिंग जो किए है उसमें, तो इस प्रकार से आपके काउंटिंग्स आएंगे। ए कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं, डी कितने हैं, इस प्रकार से पूरे जे तक टॉप 10 वैल्यूज के काउंटिंग आएंगे। आपको ये काउंटिंग्स लिखने हैं। अगर कुछ डाउट है तो बेशक पूछ सकते हैं।
अब ये टोटल जो कॉलम है, अगर किसी ने काउंट किए होंगे टोटल बॉक्सेस, तो वो टोटल बॉक्सेस है 45। इसलिए आपका ये एबीसीडी का जो लास्ट में आपने काउंटिंग किया है, हर नंबर हर अल्फाबेट मतलब हर वैल्यू का काउंटिंग जो है, तो टोटल काउंट करेंगे तो वो 45 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, देयर इज समथिंग मिस्टेक, तो आपको फिर से एक बार चेक करना होगा। तो लास्ट में आप जो काउंटिंग करेंगे वो आपका टोटल आएगा 45। ओम शांति दीदी, कंप्लीट तो हो गया, काउंटिंग कैसे बताए एक बार बताइए ना। हाँ जी बिल्कुल। काउंटिंग में आपको टोटल आपने जो लिखे हुए हैं ना सारे एबीसीडी के फॉर्म में, यहाँ पर है ना, एबीसीडी के फॉर्म में लिखे हुए जो है ना अल्फाबेट्स, तो आपने बेसिकली वो वैल्यू लिखी हुई है। तो आपको काउंटिंग मतलब क्या करना है, इस पूरे आपने जो लिखे हुए हैं उसमें से ए कितनी बार आया है, बी कितनी बार आया है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, तो बी यहाँ पर ए के कॉलम में एक बार आया है और बी के कॉलम में 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो टोटल हो गया 7। तो यहाँ पर इसीलिए हमने B7 लिखा है। तो इस प्रकार से आपके पूरे फॉर्म में आपको कितनी बार ए, कितनी बार बी, कितनी बार सी, वो लिखा हुआ है आपने, मतलब कितनी बार आपने बेसिकली वो वैल्यू को प्रिफर किया है वो आपको लिखना है। तो आपको टोटल काउंटिंग लिखना है कि ए कितनी बार आया, बी कितनी बार आया, सी कितनी बार आया, डी कितनी बार आया। तो इस प्रकार से आपको काउंटिंग लिखना है। थैंक यू। वेलकम। दीदी टोटल काउंट कितना आना चाहिए? 45। ओके, 45 आ रहा है? जी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, फिर से काउंट। ठीक है, एक बार फिर से चेक कीजिएगा कि कहीं पर कुछ छूटा तो नहीं है काउंटिंग में। $43 आ रहा है किसी का। तो देखिए एक बार फिर से चेक कीजिए कि कहीं अल्फाबेट तो गलत नहीं लिखा है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी का अल्फाबेट आर लिखा, तो आर लिखा तो जे के काउंटिंग में वो आएगा नहीं। तो इस प्रकार से आपने कोई अल्फाबेट तो गलत नहीं लिखा है, वो एक बार चेक कीजिए। और दूसरा चेक कीजिए कि कहीं काउंटिंग में मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने सारे कॉलम्स भरे तो सारे कॉलम तो 45 है, तो इस यहाँ पर टोटल भी 45 आना चाहिए। सिस्टर आई थिंक ये जो काउंट हमने लिखा है ये 43 हो रहा है, बट बॉक्सेस अगर हम काउंट करेंगे तो 45 है। 40। ये जो आपने एग्जांपल दिया है ना काउंट्स के, अच्छा, यहाँ पर 43 हो रहा है बॉक्सेस, लेकिन 45 है ना। यस यस। तो एक बार हम भी चेक कर लेते हैं कि हमें क्या मिस्टेक है। $45 बहुत लोगों का आया है। एक बार हम भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी हम कंप्यूटर में किए हैं सारा, तो हो सकता है कि हमारा काउंटिंग में मिस्टेक हो, लेकिन आप भी चेक कीजिएगा कि आपका कुछ काउंटिंग में मिस्टेक तो नहीं है। एनीवेज, ये तो हमारा एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोगों का 45 आया है काउंटिंग, मतलब आपका काउंटिंग या एक्टिविटी जो आपने किया हुआ है वो बिल्कुल सही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो अब लास्ट पड़ाव में है हम हमारे एक्टिविटी के। तो यहाँ पर आपका हाईएस्ट काउंटिंग जिस वैल्यू का आया है, जैसे हमारे केस में आया है एच मेडिटेशन,
तो हमारे लिए हाई प्रायोरिटी की वैल्यू है मेडिटेशन। तो इस प्रकार से आपके जो हाईएस्ट काउंटिंग जो वैल्यू का आया है, तो यहाँ पर अब लास्ट में आपको टॉप साइड में, टॉप राइट हैंड साइड, एकदम टॉप में अपर राइट हैंड साइड में माय टॉप 5 वैल्यूज इस तरह से लिखा हुआ है, जिसमें 5 कॉलम्स है। तो उसको आप भरेंगे। तो पहली जो है, जैसे इस केस में जो स्क्रीन में हमने एग्जांपल शेयर किया है, तो पहली है एच जो है मेडिटेशन, उसका 8 काउंटिंग आया। सेकंड है बी जो है ग्रेटिट्यूड, उसका 7 काउंटिंग आया है। तो इस प्रकार से आप लिखिए। हो सकता है कि कुछ वैल्यूज का काउंटिंग आपका बिल्कुल सेम आए, जैसे 6 या हमारे केस में भी 6 नहीं, यहाँ पर तो थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई 2 वैल्यूज का काउंटिंग सेम आए। तो वो 2 वैल्यूज फिर आप एक के नीचे एक लिखिए। तो पहले 5 टॉप वैल्यूज आपको मिलेंगे, 5 टॉप जो है वो आपको मिलेंगे। अगर 2 काउंटिंग सेम आते हैं तो फिर वो दोनों ही रखिए, उसके आगे फिर नहीं जाइए। ये 5 भर गए तो फिर ये आपके टॉप मोस्ट 5 वैल्यूज हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकते हैं। आपकी टॉप मोस्ट 5 वैल्यूज आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगी इस एक्टिविटी के थ्रू, जब आप काउंटिंग करेंगे। और आपके हाईएस्ट टॉप 5 काउंटिंग्स को आपको लिखना है ऊपर में। उस काउंटिंग को भी आप लिखना, ताकि आपको पता चले कि वो वैल्यू आप कितना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ दीदी, हाँ ओम जी, शांति। हाँ जी। हाँ, मेरे एक कॉलम में 3 ये आ गए हैं वैल्यूज, क्योंकि तीनों का काउंट सेम है। सेम है तो आप वो तीनों ही रखिए। और अच्छा। उसके बाद फिर कोई लिस्ट होगी तो वो एक रखिए आप, और उसके पहले कोई होगी तो रखिए। लेकिन आपको वो तीनों को कंसिडर करना है, फिर उसके आगे नहीं जाना है। आपको टोटल 5 ही चूज करना है, मतलब टोटल 5 का हम देख रहे हैं, तो वो 5 का सेट हमें निकालना है। तो इसलिए वो तीनों ही आप रखिए। हाँ हाँ, ठीक है, हो गया, मेरा फिलअप करके हो गया है। गुड गुड। बहुत सारे हैं जिनका हो चुका है। तो अल्टीमेटली आपके साथ आपके सामने आपके जीवन का सबसे अमूल्य खजाना सामने है। थोड़ा सा दिल से उसको सोचिए और देखिए कि ये मेरे जीवन की टॉप 5 वैल्यूज हैं। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम वैसे भी टाइम रन अप हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे। अगर कोई एक्टिविटी आपसे रही होगी तो टेक्निक तो अभी आपको पता है, इसलिए आप घर में कर सकते हैं। तो इसका ये है कि कोई वैल्यू है जिसका काउंटिंग आपका 8, 9, 10 इस प्रकार से आया है, तो वो आपके जीवन के सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू है। और ऐसे जो 8, 9, 10 का जो काउंटिंग है वो कोई एक ही वैल्यू का हो सकता है, 2-3 का नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कंपेयर किए हुए हैं। तो वो वैल्यू जो है, जैसे इस केस में जो एग्जाम्पल हमने लिखा है उसमें मेडिटेशन, तो मेडिटेशन हमारे जीवन की टॉप मोस्ट वैल्यू है। तो जो भी हो जाए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से जैसे सेकंड में यहाँ पर बी का काउंटिंग है ग्रेटिट्यूड, तो हमारे जीवन की ये सबसे मुख्य वैल्यू है ग्रेटिट्यूड। तो इस प्रकार से जिसका काउंटिंग 7, 8, 9, 10 के बीच में आया हुआ है, तो ये आपके जीवन की सबसे प्रायर वैल्यू है, टॉप 1 वैल्यू है। तो उसको किसी भी हाल में, कोई भी डिसीजन आप ले, कोई भी परिस्थिति आपके सामने हो, कोई भी व्यक्ति आपके सामने हो, आपको उस वैल्यू को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे जो हो जाए। सोचिए कि आपके जीवन की टॉप मोस्ट वैल्यू है ट्रस्ट, जिसका काउंटिंग लगभग 9 या 10 आया हुआ है,
और आप जिस चीज को ट्रस्ट समझते हैं उसको कभी भी आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी कारण से, किसी परिस्थिति से, किसी व्यक्ति के कारण, किसी सिचुएशन के कारण अगर वो ब्रेक करते हैं तो उसका जो गिल्ट होगा वो गिल्ट शायद फिर कोई टेक्निक नहीं निकाल पाए। और इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है उस वैल्यू के साथ अड़िग रहना, उसको खजाने की तरह संभालना और उसको यूज करना। तो ये एक है। हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग हैं जिनके वैल्यूज का काउंटिंग जो है वो 6, 7 या 5, 6, 7 के बीच में आया है, और जिनका 5, 6, 7 के बीच में आया हुआ काउंटिंग है, ऐसी 3-4 वैल्यूज आपको मिली है। तो आप उन सभी को, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हमारा 3 वैल्यूज का काउंटिंग जो है वो सेम आया है, और हम समझते हैं कि उसका काउंटिंग 6 या 7 या 5 के बीच में होगा, जो मिडिल एक है। तो वो तीनों ही वैल्यूज आपके लिए प्रायर है और तीनों को आप समान रूप से यूज करते हैं और यूज करेंगे आगे भी। लेकिन जो हमने पहला नंबर का पॉइंट इसमें बताया कि किसी का एक वैल्यू का काउंटिंग 9, 10 या 8 में आता है, तो वो आपकी टॉप मोस्ट वैल्यू है जिसको कभी भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये हो गया वैल्यूज के लिए। अब आते हैं, इसमें आपको मिल गए आपके टॉप 5 वैल्यूज, वो तो ठीक है। लेकिन जैसे कि कई सारों ने अपनी टॉप वैल्यूज जो है वो लिखी हुई है कि क्या है, और आप शेयर भी कर सकते हैं आपकी टॉप 5 वैल्यूज क्या है दूसरों के साथ, ताकि आपको और अप्रिसिएशन मिले और हम सभी एक दूसरे को इस प्रकार से जाने कि अरे हाँ इनमें ये क्वालिटी है, इनमें ये क्वालिटी है। तो इस प्रकार से आप चैट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर हमारी यूथ की वैल्यूज आ रही है। अगर हम ये देखेंगे, हमारे एल्डर्स देखेंगे, हमारे पेरेंट्स देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि हमारे यूथ इतने सारे वैल्यूज के साथ अगर भरे हुए हैं, तो क्यों ना ये जो कहते हैं कि भारत सबसे युवा देश है पूरे वर्ल्ड में, और भारत का एवरेज जो आयु है वो 25 है, तो इतने अच्छे क्वालिटीज के साथ अगर हमारे यूथ है तो जरूर ये देश सबसे आगे जाएगा, विश्व गुरु जरूर बनेगा। और ये जो वैल्यू है, तो जैसे अभी आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रिलेशनशिप के बारे में। तो किसी ने यहाँ पर कहा हुआ है क्रिएटिविटी हमारी मोस्ट वैल्यू है, और पहले हम रिलेशन में बताएंगे, फिर करियर के बारे में बताएंगे। 2 चीजों के बारे में इसमें बहुत अच्छी तरह से हम यूज कर सकते हैं। सोचिए कि कोई 2 लाइफ पार्टनर्स, पति या पत्नी, पेरेंट्स या चाइल्ड, या 2 कोई फ्रेंड्स, या 2 कोई कलीग्स, कोई ऑफिस में 2 जूनियर सीनियर, इस प्रकार से प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कोई भी 2 बंदे हैं जो साथ में हैं और साथ में काम कर रहे हैं, चाहे फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, कहीं पर भी साथ में वो काम कर रहे हैं। अब कई बार हम देखते हैं कि हमें साथ में काम करना तो पड़ता ही है, लेकिन कई बार हमारे बहुत सारे क्लैशेस होते हैं, और उस क्लैशेस का कारण अगर अल्टीमेटली हम ढूंढेंगे तो ये जो बेसिक वैल्यू सिस्टम है उसमें अंतर होना, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर वैल्यू सेट्स है जो हमने बनाए हैं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू सेट्स है जो उनके है, यूनिक है, क्योंकि वो अपनी जर्नी पे है। और स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि हर एक को एज अ सोल एक्सेप्ट कीजिए। तो उस सोल के अपनी वैल्यू सिस्टम है, मेरी अपनी वैल्यू सिस्टम है। अब ये एक्टिविटी मैंने की है, उन्होंने नहीं की है, लेकिन मुझे पता है कि कुछ बेसिक वैल्यू सिस्टम जो मेरी और उनकी है वो मैच नहीं होती, तो हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हार्मनी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि 2 लोग हैं जो साथ में रहते हैं, उसमें से एक है उनको बहुत एक्यूरेसी पसंद है, हर चीज में डिसिप्लिन होना, पंक्चुअल होना, एक्यूरेट होना ये पसंद है, तो ये 1 सेट ऑफ वैल्यू है। और दूसरा बंदा है जिनको हर चीज में पसंद है न्यूनेस, क्रिएटिविटी, हर टाइम कुछ नया हो, हर टाइम लोगों को मिलना है, हर टाइम कुछ नया करना है, क्रिएटिव करना है, रचनात्मक करना है, और इस प्रकार की उनकी सोच है। तो इन दोनों का कभी भी साथ में जम नहीं सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में है, काम कर रहे हैं, तो दोनों की ही बहुत अच्छी तरह से आवश्यकता है, उस पोस्ट के लिए, उस कंपनी के लिए, उस संस्था के लिए, या आपके फैमिली में भी। तो दोनों का भले मैचिंग नहीं है वैल्यू सिस्टम, लेकिन मैच करते हुए, समझते हुए आप चला सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी सिर्फ एक्यूरेसी के साथ, सिर्फ डिसिप्लिन के साथ, सिर्फ पंक्चुअलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ सकती, और कोई भी कंपनी सिर्फ न्यूनेस, सिर्फ नया, सिर्फ क्रिएटिवनेस, उसके साथ भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसीलिए दोनों ही लोगों की आवश्यकता है, ये हमें ये वैल्यू सिस्टम बताती है, और कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि वैल्यूज सारी सही है। वैल्यूज बेसिकली ये है कि मैं किसको प्रेफर करती हूँ। तो अगर मैं इस चीज को प्रेफर करती हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकती कि आपका प्रेफरेंस गलत है,
तो इसीलिए हम एक दूसरे को सही समझने लगते हैं जब हम वैल्यूज के साथ एक दूसरे को देखते हैं। तो ये हो गया रिलेशनशिप में। और अगर कोई है जिनके ये बेसिक वैल्यू सिस्टम जो है वो मैच होती है, कुछ वैल्यूज है जो मैच होती है, तो वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं अपने रिलेशंस में, या रिलेशन को बिल्डअप करने में, या रिलेशन में कुछ संभालना है तो उसमें बहुत अच्छी तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं करियर के बारे में। करियर के बारे में अगर हम देखेंगे, जो हमारे यंगस्टर्स है, बेसिकली जो टीनेजर्स है, कई सारे जुड़े भी हुए हैं टीनेजर्स जो है जिनको करियर अभी तक चूज करना है, जिनके 10th 12th में है वो है, या जॉब आपको चूज करना है, भले आपने पढ़ाई पूरी की है लेकिन आपको जॉब कहाँ पर जाना है वो चूज करना है, तो उसके लिए तो ये बेहद फायदेमंद है। अगर आप इस सोच के हैं कि आपको हमेशा क्रिएटिवनेस पसंद है, हमेशा आपको नया चाहिए कुछ ना कुछ, तो आप बेशक इवेंट मैनेजमेंट या टूरिज्म, ट्रैवलिज्म इसमें जा सकते हैं। अगर आपकी ये सोच है कि आपको डिसिप्लिन लाइफ, टाइमली जाना, टाइमली आना पसंद है, हार्ड वर्किंग पसंद है, तो आप उस प्रकार का करियर चूज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत बहुत जरूरी है खुद के अंदर झांकते हुए देखना कि हर करियर को, हर कोर्स को कोई वन सेट ऑफ वैल्यू की आवश्यकता होती है। जैसे हम में से कोई है जो मेडिकल या सीए या यूपीएससी प्रेफर करते हैं, कई बार हम फ्रेंड्स का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स प्रेशर है, और इसीलिए वो करियर चूज करते हैं। लेकिन इतने टफ कोर्सेस, हम टफ नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो किए हुए हैं उनसे बहुत बार जब बात करते हैं तो ये पता चलता है कि दीदी सिर्फ इंटेलेक्चुअलिटी इसमें जरूरी नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्किंग चाहिए। अगर किसी को सीए करना है, किसी को यूपीएससी कंप्लीट करना है, तो ये आप भी मानते हैं कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल होकर के, स्मार्टनेस होकर के पसंद आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके अंदर दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, घंटों घंटों तक एक ही पढ़ाई करना, एक ही चैप्टर को करना, उसको समझना, हार्ड वर्क, ये सब चाहिए। तो वो अगर सारी क्वालिटीज आप में है तो उस करियर को आप चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी बेसिक वैल्यू सिस्टम अभी ये है जो आपको पता चल गई। अब आप अलग अलग करियर जो है आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आप आपके बड़े जो है उनको मिल सकते हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, और उनको पूछ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर करियर आपको सिर्फ पसंद है इसलिए आप मत कीजिएगा, लेकिन उसके लिए जो वैल्यूज चाहिए क्या वो मेरे अंदर है, तो फिर आप कीजिए। अगर वो नहीं है ऐसा आपको लगता है तो उस करियर को कितना भी भले वो अट्रैक्टिव हो, हम में से कई सारे यूथ है जो आईटी करना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हाई पैकेजेस, लैक्स में सैलरी, एसी वाला लाइफस्टाइल, हाई लाइफस्टाइल, हम ऊपर ऊपर से ये सब कुछ देखते हैं और इसलिए हम पसंद करते हैं। लेकिन अंदर से वैल्यूज के साथ मैच करके देखिए, क्या मेरी वैल्यूज इसके साथ मैच होती है। जिस प्रकार का इस करियर का काम है वो काम जिंदगी भर मुझे करना पसंद होगा, नहीं तो फिर वो काम सिर्फ काम रहेगा, थकान लाएगा। लेकिन वैल्यूज के साथ अगर आप कोई प्रोफेशन, कोई करियर, आपका लाइफ का एम ऑब्जेक्ट चूज करते हैं तो काम कभी भी काम नहीं लगता, वो सिर्फ एंजॉयमेंट होती है। फिर आप ना छुट्टी की डिमांड करेंगे, ना कभी ये कहेंगे कि एक्स्ट्रा आवर्स काम क्यों करना है, क्योंकि आपके वैल्यूज के साथ वो मेल खाता है। और इसीलिए बेसिकली जो ब्रह्मा कुमारी इसके लिए डेडिकेटली, हम जैसे डेडिकेटली इस कार्य में है, तो उनको बहुत पक्का कराया जाता है कि इस वैल्यू सिस्टम के साथ आपको लाइफ टाइम जीना है। क्या आपको पसंद है और क्या आप में वो वैल्यूज है जो लाइफ टाइम आप इस तरह से जीवन जी सकेंगे, और जो पूरा निश्चय के साथ डेडिकेटली हाँ कहते हैं वही इसका आनंद भी उठा पाते हैं। तो इस प्रकार से आप आपकी टॉप 5 वैल्यूज जो है वो आपको आज पता चली आपके जीवन की। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि ये जो टॉप 5 वैल्यूज है वो आपके जीवन का खजाना है। किस प्रकार से बना वो थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल ज्ञान को और समझेंगे तो पता चलेगा कि अरे हाँ ये है, लेकिन ये आई कहाँ से मेरे में, तो वो भी आपको स्पिरिचुअलिटी के नॉलेज के द्वारा ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है। और ये टॉप 5 वैल्यूज आज आप आपके फैमिली के सभी के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा कि मेरे हिसाब से मेरे अंदर ये टॉप 5 वैल्यूज हैं। तो इस प्रकार से आप शेयरिंग जरूर कर सकते हैं और आपके फैमिली मेंबर्स को भी ये टास्क दे करके उनकी भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। यूथ विंग का स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी, लतिका टीचर और लतिका बहन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें मौका दिया कि हमारे ये जो सुंदर एक्टिविटी है वो सभी यूथ के सामने रखने का।
और जो भी आज सेशन में यूथ सभी जुड़े हैं, कुछ यूथ माइंड वाले हैं, भले एज पास हो चुका होगा, यूथ यंग एज, लेकिन माइंड यूथ है और इसीलिए इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए। तो ऐसे सारे यूथ को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओवर टू भाई जी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा दीदी जी, बहुत ही अच्छे से अपने शॉर्ट बट स्वीट इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। और बहुत से स्टार्टिंग में तो बहुत से पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था समझ में, बट बहुत ही अच्छे से आपने हर एक पॉइंट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और कैसे 5 टॉप मोस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने हैं सेल्फ के, वो बहुत अच्छे से बताया। और पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी जी, मैं पार्टिसिपेंट्स का एक बात आपको बताना चाहूंगी कि पार्टिसिपेंट्स में बहुत सारे क्वालिटीज है। जो अभी हमारी सीरीज चल रही है ना, एक्सप्लोर योर ओन क्वालिटी, तो पार्टिसिपेंट्स बहुत सिंसियरिटी है उनमें। सिंसियरली वो जो है 10 डेज, बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने जो चार्ट भरा है, गूगल फॉर्म भरते हैं और मेडिटेशन का जो भी हम भेजते हैं वो सिंसियरली करते हैं, रेगुलरली उनके डाउट्स पूछते हैं। और एक क्वालिटी तो हमें दिख ही रही है कि पेशेंस उनमें बहुत है। थोड़ा सा कुछ को टफ लग रहा था, बट पेशेंस से उन्होंने अच्छे से वो सुना आपका, और आपने भी बहुत ही अच्छे से सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीदी जी। और ऐसे ही हम अभी हमारा अगस्त तक चलने वाला है ये सीरीज, तो आपको हम बार बार बुलाते रहेंगे कुछ कुछ। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में सिर्फ हमें एक बात ऐड करना चाहेंगे कि किसी का क्वेश्चन था कि वो सीए कर रहे हैं और जिसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी लूज हो जाती है, तो उसको हम किस प्रकार से मतलब बाहर आए उससे। तो बेशक हमारे सीए कोर्स नहीं, लेकिन पूरे लाइफ में हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो जिसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो सोचते हैं उसके ऊपर आप दृढ़ रहे, निश्चय पूर्वकता से आप आगे बढ़े। इसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक्स ब्रह्मा कुमारीज में भी सिखाए जाते हैं और कुछ मेडिटेशन टेक्निक है। और आप ये कर सकते हैं कि आप हमेशा विजुअलाइज कर सकते हैं कि जो कोर्स आप चूज किए हैं वो कंप्लीट होने के बाद आपको कितनी खुशी होगी, और रोज सुबह उठ करके आप उस खुशी को याद करेंगे कि सोचिए कि आप सीए बन चुके हैं एज ए सीए कोई कंपनी में, और ये सोचना, हाई विजन रखना थोड़ा सा कि हाँ मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन चुकी है, नेक्स्ट अटेम्प्ट जो भी होगा मेरा उसमें हम पास किए हैं और धीरे धीरे पास होकर हम आगे बढ़े हुए हैं। तो सोचिए कि वो विजन कितना अच्छा होगा, आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे, आपके ऊपर कितना गर्व होगा, आपके पेरेंट्स को, फ्रेंड सर्कल को, फैमिली सर्कल को, या जिसमें भी आप जाएंगे कंपनी को आप कितना देंगे। तो इसलिए उस विजन को जब बार बार आप दोहराएंगे तो अपने आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, वो भी लंबा समय करने को। तो इस प्रकार से आपकी जो भी वैल्यू है उसके साथ आपके एम ऑब्जेक्ट को जोड़िएगा और आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम आगे कुछ टेक्निक्स शेयर करते रहेंगे। आपने बुलाया, इससे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओके, थैंक यू दीदी। ओवर टू विकास भाई। थैंक यू आकांक्षा दीदी, और पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अभी हम इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं एक गीत के साथ। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ
मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है।